हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 9 अगस्त और आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें दोस्तों पूरा जो 1 से लेके 1 अगस्त से जो हमने अभी तक के जो करंट अफेयर्स देखा था, उसके बाद से 2 अगस्त से लेके आज 8 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है उसको हम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये है ऑपरेशन सीरीज और इस ऑपरेशन सीरीज में हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स तो देखते ही हैं, साथ में स्टैटिक जीके की जो बात जितनी भी यहाँ करंट अफेयर से संबंधित होती है उसको भी अच्छे से यहाँ पर देखते हैं। तो चलो दोस्तों, आज जो है हमारी मेन जो सुर्खियां एक बार उनको देख लेते हैं और फिर क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखो, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हाल ही में जो इंडियन हॉकी टीम है इसने क्या किया दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो उसमें जो है हमारे मध्य प्रदेश के विवेक सागर जी जो हैं ये भी क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उस टीम में। तो इनके लिए जो है 1 करोड़ की राशि कौन देगी, हमारी मध्य प्रदेश सरकार। पूरी कहानी समझेंगे, यहाँ पर हॉकी की, इंडियन हॉकी की भी बात करेंगे और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हॉकी की बात करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हॉकी से संबंधित जितने भी जो है हमारे मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित संस्थान है, कब कब शुरू हुए, क्या क्या है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, संबंधित खिलाड़ी जो है इनके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। चलो आगे आते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, क्या बोला है मुख्यमंत्री जी ने, सफल रही बेंगलुरु में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश की पहल। देखो, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है एक पहल शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें दोस्तों बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु से जो टेक्नोलॉजी हुई, वहां के उद्यमी हुए, उनको क्या किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की जो है चीजों का क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। तो इस बात को भी ध्यान में रखकर हम अच्छे से सारे इसके बिंदु को यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर अगला है हमारा दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में 33.70 करोड़ रुपए और टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना में 5.08 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, अभी हाल ही में आपने यदि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम दी 2024 की, तो आपने इन दोनों योजनाओं के बारे में देखा होगा, किससे संबंधित है, युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। तो यहाँ पर हाल ही में इसके द्वारा जो है कितना, इतनी राशि जो है वितरित की गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यूनिट 10 में यहाँ से संबंधित यदि योजनाएं पूछी जाती है तो मैंने वो भी आपके लिए यहाँ पर रेडी किया है, ताकि जनजातियों से संबंधित जो योजनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जा सकती है, ये सारी भी मैंने यहाँ पर आपके लिए रेडी कर रखी है। बस आपको एक बार यहाँ पर देखना रहेगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति डॉक्टर मनदीप शर्मा को नियुक्त किया। जो डॉक्टर मनदीप शर्मा है, अब कहाँ के कुलपति होंगे दोस्तों, यहाँ पर नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय के, ठीक है। पूरी कहानी समझेंगे, ये है यहाँ का कॉलेज, विश्वविद्यालय जो है ये, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो भी चिकित्सा से संबंधित कॉलेज है मध्य प्रदेश में, उनके बारे में भी मैंने आपके लिए यहाँ पर ऐड कर दी है सारी जानकारी, इसको भी हम अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश पर्यटन प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित, मध्य प्रदेश पर्यटन प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को। टूरिज्म के क्षेत्र में जो है हमने बहुत अच्छा, जैसे सस्टेनेबल विकास को ध्यान में रखकर, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करके जो है हमने हमारे पर्यावरण को बढ़ावा दिया और पर्यटन को बढ़ावा दिया। इसी बात को ध्यान में रखकर हमें जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इस पर भी हम अच्छे से टिप्पणी करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, 52 सलाहका जनजाति चित्र प्रदर्शनी 3 अगस्त से प्रारंभ। देखो, 3 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाली यह जो प्रदर्शनी है, यह प्रति माह होती है दोस्तों। इसको मैं आपको समझाऊंगा, इसकी पूरी कहानी आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा। लिखंदरा क्या होता है, प्रदर्शनी दीर्घा क्या है, क्यों इसको रेडी किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, सारी बातें हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। चलो आगे जो है दोस्तों, और भी इससे संबंधित जो चित्रकार है उनके बारे में भी हम यहाँ एक बार देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि यह जो चित्रकार है किस जनजाति से संबंधित है या फिर किस जिले से संबंधित है। तो वो सारे बिंदु भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद समझते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट कप कराटे चैंपियनशिप 2024, पूरी इसकी जानकारी दूंगा, क्या हुआ, कितने स्वर्ण पदक मिले, क्या है, कितने खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हुए, कितनों ने इसमें पदक प्राप्त किया। इसके साथ साथ जितनी अकादमी है, जैसे हमने यहाँ पर कराटे अकादमी देखी दोस्तों, कई बार एग्जाम में आप देखोगे एमपी की जितनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां से अकादमी से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ जितनी महत्वपूर्ण अकादमी है जो एग्जाम में पूछी जाती है प्लस पूछी जा सकती है दोस्तों, वो सारी मैंने यहाँ पर
लिख दी है उनको भी हम अच्छे से एक बार देख लेंगे। इससे आपका क्या हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको सारी चीजें अच्छे से याद रह पाएगी। फिर बात करेंगे दोस्तों बसामन मामा गो वन्य विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है, रीवा में है। नया जो है इसके बारे में ये चर्चा का विषय है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्यों लाया गया, क्यों बनाया जा रहा है, इससे क्या क्या होगा, सारी बातें हम देखेंगे। फिर अगला बिंदु हमारा दोस्तों देवास में अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन का 6 अगस्त को मुख्यमंत्री जी करेंगे शुभारंभ, मतलब इनका शुभारंभ हो चुका है 6 अगस्त को। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों देवास में जो है यहाँ पर ये उद्यमियों के लिए क्या है, ये सम्मेलन जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उद्योगपति जो है वो क्या करेंगे, वहां पर शामिल होंगे और किस प्रकार उद्योगों का निर्माण किया जा सकता है और इसी के आधार पर जो है मध्य प्रदेश का विकास होगा। इन सारी बातों पर यहाँ पर क्या हुई है, चर्चा हुई है। ये सारे बिंदु भी मैं यहाँ पर आपको क्या है समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और बिंदु है हमारा, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वन्य जीव प्रेमी श्री दत्ता जो जे दत्ता जी जो है इनका क्या हो चुका है दोस्तों, निधन हो चुका है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रेमी थे और वन्य अभ्यारण्य के संरक्षण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सारे बिंदु जो है इनके हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलो तो इस प्रकार हमारा आज का जो है सेशन अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। यकीन मानो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं और पूछे गए भी है, जो मैंने स्टैटिक जीके का एरिया यहाँ पर कवर किया है। आपको बस लगे रहना है दोस्तों, एक बार आपकी नजरों के सामने से निकालना है। बाकी सारी चीजें, सारी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको किस तरह याद करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हमारे आज के पहले बिंदु से। देखो कहानी है दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सबसे पहले मैं विवेक जो सागर है इनके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर अपन हॉकी इंडिया में बात करेंगे कि ओलंपिक के संदर्भ में, और फिर हम बात करेंगे कि अभी तक जो है ओलंपिक में कितने मेडल जीते। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, और फिर मध्य प्रदेश में भी जो है हॉकी का इतिहास क्या रहा है, कहाँ कहाँ जो है अकादमी है, सारी बातों पर हम यहाँ पर विषय, सारे बिंदुओं पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। चलो बात करते हैं दोस्तों विवेक सागर की। ये है विवेक सागर, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। और ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव। ठीक है, इन्होंने 1 करोड़ राशि देने की बात कही है, किनको, विवेक जी सागर को। अब मेरी बात सुनो। अब देखो दोस्तों, ये है होशंगाबाद का एक शहर है। होशंगाबाद जो है वहां पर आपने सुना होगा दोस्तों इटारसी, इटारसी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ये बात आप यहां पर याद रख लेना। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने क्या किया है, हॉकी में प्रतिनिधित्व किया है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का। ठीक है, किसमें, तो ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक हो रहे दोस्तों इसमें। ठीक है, और हाल ही में हमने क्या जीता है, हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ठीक है, ये इतनी कहानी आपको पता होगी, और इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार जो है इनको क्या दे रही है, 1 करोड़ की राशि दे रही है। ये कहानी तो आपको पता है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी हॉकी टीम जो है, इंडिया की हॉकी टीम, इन्होंने ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो में, जो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, इसमें भी क्या जीता था दोस्तों, ब्रॉन्ज जीता था। और उस समय भी इन्होंने क्या है, हॉकी में अपना प्रतिनिधित्व किया था। किनने, विवेक जी सागर ने। तो ये 2 टाइम से है, 2 टाइम से ये क्या कर रहे हैं, हॉकी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दोस्तों, कहां पर, ओलंपिक खेलों में। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। ये सारी बातें आपको इनके संदर्भ में जाननी थी, जो आपने जान ली है। ठीक है, चलो अब कहानी शुरू करते हैं दोस्तों हॉकी की। हॉकी की कहानी ओलंपिक के संदर्भ में। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पर, अपन समझते हैं। ये है हॉकी, चलो ये है हमारी हॉकी। और हॉकी में भी हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पेरिस ओलंपिक की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पेरिस ओलंपिक की। कहानी ध्यान से सुनना, पूरा अच्छे से यहाँ पर हम जो है समझेंगे। चलो देखो, हॉकी में ओलंपिक के इतिहास में भारत ने सबसे पहले मेडल जीता था दोस्तों, कब, 1928 में। अगर मैं यहाँ पर मेडल्स की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मेडल की बात कर रहा हूँ ओलंपिक के संदर्भ में, तो भारत ने दोस्तों हॉकी में कुल 13 मेडल जीते हैं। कितने, 13 मेडल जीते। अब इन 13 मेडल का एक बार इतिहास बता देता हूं, फिर आएंगे पेरिस ओलंपिक पे। देखो दोस्तों 1928 में, कब, 1928 में भारत ने पहली बार जो है हॉकी में क्या जीता था, गोल्ड जीता था। कहां हुआ था ये एम्स्टर्डम में हुआ था। ठीक है, ये बात आप जानते हो, और यह हमारा पहला हॉकी में जीता हुआ पदक था, और वो भी क्या था, गोल्ड था। लेकिन हम क्या थे दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, तो ये हमारा पहला गोल्ड उस आधार पर है। ठीक है, फिर हमने दोस्तों
1932 में फिर से मैच हुए और फिर से हमने क्या जीता दोस्तों, गोल्ड जीता। ये कहानी भी आपको पता है। बस अब आपके मन में आ रहा है कि यार 4 वर्ष बाद क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रति वर्ष जो प्रति 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। कितने? 4 वर्षों में। सबसे पहले जो है ओलंपिक खेल हुए थे दोस्तों, वो बात भी आप यहाँ पर याद रखो, 1896 में ये पहला आयोजन हुआ था। ठीक है, ये बात यहाँ पर याद रखना। अब 1960 में 1896 में क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों इसकी एक संस्था है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका गठन हुआ था दोस्तों 1896 में 1894 में। ठीक है, अब 1894 में इसका गठन हुआ और इसके 2 वर्ष पश्चात ही जो है पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। क्योंकि यह जो संस्थान है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये क्या करती है? ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन करने की जिम्मेदारी लेती है। इसी के द्वारा इन खेलों का क्या है? संचालन होता है। तो इस आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं कि हर 4 वर्ष के आधार में 4 वर्ष के पश्चात क्या होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन। ठीक है, अब बात समझना। वापस यहाँ पर आते हैं दोस्तों। देखो 1928 में हमने गोल्ड जीत लिया, फिर हमने 1932 में फिर गोल्ड जीता दोस्तों, देन फिर हमने 1936 में वापस जो है हमने क्या जीता दोस्तों? गोल्ड जीता। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसके बाद 1940 और 1944 में खेलों का आयोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध उस समय होता है। देखो ये 1940 और 1944 की मैं यहाँ पर बात करूंगा तो इस समय खेलों का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन चुकी थी। ठीक है, देखना ये कहानी आपको पता है। तो आजादी से पहले कितने मेडल हो गए? 3 मेडल। लेकिन अब बात करते दोस्तों यहाँ पर आजादी के बाद, जैसे यहाँ पर 1948 होता है और हम यहाँ पर क्या जीत जाते हैं दोस्तों? गोल्ड जीत जाते हैं। और ये गोल्ड हमारा कौन सा होता है? ये स्वतंत्रता के पश्चात हमारा पहला गोल्ड होता है हॉकी में। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। फिर दोस्तों 1952 में हमने फिर से जो है क्या जीता? गोल्ड जीता। फिर हमने 1956 में दोस्तों फिर क्या जीता? हमने गोल्ड जीता। इतनी कहानी समझ में आई? इतनी कहानी समझ में आई। अब आगे बात करते हैं दोस्तों 1960 की। 1960 में क्या होता है दोस्तों? रोम में ओलंपिक होते हैं। कहां पर होते हैं? रोम में। और यह जो ओलंपिक है, इन ओलंपिक खेलों का प्रसारण होगा टेलीविजन पर। अब टीवी पर इनका प्रसारण होगा और ऐसी स्थिति में जो है इंडिया की टीम है वो गोल्ड से चूक जाएगी और यहाँ पर अपना पहला सिल्वर मेडल जो है हॉकी में प्राप्त करेगी। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलो फिर क्या होता है दोस्तों? बुरा लगता है यार कि 1960 में हमने यार अच्छा खासा जो है गोल्ड जीत सकते थे और हमने उसमें भी सिल्वर से हमें संतुष्टि करनी पड़ी। तो बहुत अच्छा प्रयास करते हैं और 1964 में फिर जो है वापस क्या जीत लेते हैं दोस्तों? गोल्ड जीत लेते हैं। इतनी कहानी समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1968 में व 1972 में। ये दोनों ईयर्स ऐसे हैं दोस्तों जहां पर हमने क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। क्या जीता है दोस्तों? ब्रॉन्ज जीता है। फिर हमने 1980 में हमारा लास्ट जो था रूस में हुआ था दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में, और यहाँ पर अंतिम रूप से हमने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। उसके बाद से हमने अभी तक गोल्ड नहीं जीता है, क्योंकि दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक व 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी हमने क्या जीत लिया है? ब्रॉन्ज जीत लिया है। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल कितने ब्रॉन्ज हो गए दोस्तों? 4 ब्रॉन्ज हो गए, एक हमारे पास सिल्वर हो गया और बाकी सब हमारे पास क्या है? गोल्ड है। तो ये कहानी अब आपको यहाँ पर अच्छे से क्या है दोस्तों? समझनी है। ठीक है, तो ये पूरा इतिहास हो गया इसका। और 2024 में जो हुआ है पेरिस ओलंपिक, इसमें भी फिर हमने क्या जीत लिया? यहाँ पर ब्रॉन्ज जीत लिया है। और हमारे मध्य प्रदेश के जो विवेक सागर जो है वो इस खेल में उन्होंने क्या है? प्रतिस्पर्धा में शामिल थे। तो इस आधार पर जो है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उनको 1 करोड़ की क्या दी है दोस्तों? राशि दी। थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। 1894 में तो गठन हो गया, लेकिन एक व्यक्ति है दोस्तों भारत के जिनका नाम है नीता अंबानी। ठीक है, और नीता अंबानी जो है इन्होंने क्या किया है दोस्तों? नीता अंबानी जो है ये 2 बार इसकी क्या है? सेकेंड टाइम जो है इसकी क्या बन गई है? चेयरमैन बन गई है, सदस्य बन गई है सो दोस्तों, है ना, सदस्य जो है इसकी मेंबर बनी है। ठीक है, इसकी मेंबर बनी है। रियो ओलंपिक जो हुए थे उसमें भी बनी थी 2016 में, और अभी पेरिस ओलंपिक को ध्यान में रखकर भी इनको क्या है? इसका सदस्य बनाया गया है। बिंदु इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी बातें यहाँ पर क्या रखनी है दोस्तों? याद रखनी है। ठीक है, कहानी समझ में आई।
ये इतना सारा जो है आपको हॉकी के संदर्भ में याद रखना है। आई होप कि आपको पूरी सारी बातें जो है इसमें समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो पेरिस ओलंपिक हुआ जिसमें हमने ब्रॉन्ज जीता, इसको थोड़ा सा और देख लो दोस्तों। हमने 2-1 से किसको हराया है? स्पेन को हराया है। ठीक है, और किसकी कैप्टनशिप में हराया दोस्तों? तो हरमनप्रीत सिंह की। हरमनप्रीत सिंह जो है, इनकी कैप्टनशिप में हमने स्पेन को 2-1 से हराया है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदुओं की ओर। अब समझते दोस्तों मध्य प्रदेश में खेल। थोड़ा सा आप अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देख लोगे तो यहाँ से खेल का सारा टॉपिक जो है हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों स्पेशली हॉकी की मैं बात करूंगा वो तो पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। चलो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में खेल। 1975, ये डेट याद रखना दोस्तों। 1975 में हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1975 कितने ही एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी। उसके बाद दोस्तों नीतियों से प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति कब शुरू की गई, या मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब शुरू की गई। तो प्रथम खेल नीति 1989 में शुरू की गई थी, और दोस्तों नई खेल नीति जो है 2005 में लागू की गई थी। दोनों जो है कब कब लागू हुई दोस्तों? 1989 में प्रथम, और नई खेल नीति जो है 2005 में लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट है, खेल के संदर्भ में यदि पूछे तो आपसे ये बनना चाहिए। चलो आगे दोस्तों, उद्भव दास मेहता भारत खेल प्राधिकरण। आपने भारत खेल प्राधिकरण सुना है दोस्तों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, साई का हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में। इसकी स्थापना की गई है कब दोस्तों? 1984 में। याद रखना 1984 में इसकी स्थापना। एग्जाम में ये भी साई का भी पूछा गया है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में हॉकी। हमने ओलंपिक के संदर्भ में हॉकी देख ली, अब यहाँ पर देखते हैं किसके संदर्भ में दोस्तों? मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, चलो यहाँ पर मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई है दोस्तों? जबलपुर में। कहाँ पर है मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन? जबलपुर में है। अब याद रखना न्यू मध्य प्रदेश महिला हॉकी एसोसिएशन कहाँ पर है? भोपाल में। दोनों बिंदु अच्छे से याद रखना। यदि यहाँ पर मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन की बात करेगा तो जबलपुर, और न्यू मध्य प्रदेश महिला हॉकी एसोसिएशन की बात करेगा तो भोपाल में। इतनी बात समझ में आई। कई बार क्या है दोस्तों, जो खेल प्रतियोगिता रहती है यहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से यह खेल प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। जैसे यहाँ पर हॉकी से संबंधित कुछ कप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखना दोस्तों, आगा खां कप आपने कई बार सुना है, किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। राजमाता विजया राजे सिंधिया जो है गोल्ड कप, ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अब ये मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल कप है हॉकी के संदर्भ में, जो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? याद रखना है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी हॉकी के संदर्भ में। यदि पुरुषों के बारे में देखेंगे तो ये है, और महिलाओं में देखेंगे तो ये हॉकी खिलाड़ी है हमारे। देखो असलम शेर खां, जिनका नाम आपने सुना है दोस्तों, तो हॉकी में इनका नाम है और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसी तरह शिवेंद्र सिंह है, शंकर लक्ष्मण है, लतीफ अनवर है, मेजर ध्यानचंद आपने नाम सुना है, रूप सिंह आपने नाम सुना है, और समीर दाद आपने नाम सुना है। इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बार नाम देख लोगे तो आपसे एग्जाम में किसी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं होगी। चलो आगे बात करते हैं अगर महिलाओं के संदर्भ में हॉकी खिलाड़ियों की, तो देखो दोस्तों मधु यादव, पूनम रानी, करिश्मा यादव और रेणुका यादव। सारे नाम आपको यहाँ पर अच्छे से क्या करने दोस्तों? याद रखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगली खबर की ओर। देखो मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, इनके अनुसार दोस्तों सफल रही बेंगलुरु में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश की पहल। अब यार बेंगलुरु में ही क्यों रही है इन्वेस्टमेंट की, जो है हम क्यों उनको आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में आके इन्वेस्ट करें? तो समझना दोस्तों, पहले थोड़ा सा बेंगलुरु को समझो, फिर कहानी बढ़ाते हैं आगे की। ये है दोस्तों बेंगलुरु, और इसे जाना जाता है भारत की सिलिकॉन सिटी के मामले में। ठीक है, भारत की क्या है दोस्तों? सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी, ये तो बात आप जानते थे। ठीक है, बेंगलुरु जो है राजधानी कर्नाटक की है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन दोस्तों हम अब इन्वेस्ट इनसे अपने यहाँ करवाएंगे, मतलब आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, बेंगलुरु को जाना जाता है दोस्तों आईटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इस प्रकार के ये प्रोजेक्ट जो है, उद्योग जो है,
यदि भारत में अगर मध्य प्रदेश में अगर इन सब का इन्वेस्टमेंट होगा तो मध्य प्रदेश अपना विकास बहुत अच्छे से कर पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इन चीजों में भी क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश स्वयं जो है मजबूत हो जाएगा। अपनी जो स्थितियां है दोस्तों, अगर आईटी के संदर्भ में देखोगे, फार्मा के देखोगे, एरोस्पेस की मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे तो हम इसमें थोड़ा सा क्या है दोस्तों पीछे हैं। यदि बेंगलुरु से टेक्नोलॉजी लाकर या बेंगलुरु के जो बड़े बड़े उद्यमी हैं वो अपने यहाँ पर उद्योग स्थापित करके अगर हम उनको आमंत्रित करके इन चीजों में भी अच्छे से काम कर पाएंगे तो हम बेहतर तरीके से सारे क्षेत्रों में अच्छे से क्या है अपना विकास कर पाएंगे। यहाँ बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। इसीलिए जो है इनका क्या है, ये जो है आयोजन किया गया, इनको ये पहल की गई। कब की गई दोस्तों? 8 अगस्त को की गई थी। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला हमारा बिंदु है दोस्तों, यहाँ पर देखो, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में 33.70 करोड़ और टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना में 5.08 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की गई। अब आप यहाँ पर जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो देखना दोस्तों। राशि तो आपने देख ली है, लेकिन ये जो योजनाएं हैं ये अनुसूचित जनजातियों को ध्यान में रखकर या विशेष पिछड़ी जनजातियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है ताकि वो आर्थिक रूप से अपना क्या कर सके दोस्तों, विकास कर सके। तो यहाँ पर ये दो योजनाएं मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा 2024 की एग्जाम में पूछी गई थी, दोनों में पूछी गई। दोस्तों समझना, ये भगवान बिरसा मुंडा जो है योजना ये शुरू हुई थी दोस्तों 6 सितंबर 2022 को। इसमें क्या किया जाएगा, जो अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति है वो अपना उद्यम स्टार्ट कर पाए, इसके लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे दोस्तों, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है। इसे कब शुरू किया गया था दोस्तों? 2013 में। 2013 में इसका प्रारंभ किया गया था, जिसमें 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक की राशि इसमें प्रदान की जाएगी, जो क्या है जिससे जो है उद्यमी जो है अपना स्टार्ट कर पाए, अपना बिजनेस शुरू कर पाए। इसी बात को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया था। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये राशि डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कितनी करोड़ राशि का आवंटन किया गया। आपकी यूनिट 10 है, अगर मध्य प्रदेश पीएससी के संदर्भ में बात करूं तो जो इकाई 10 है उसमें महत्वपूर्ण योजनाएं जो है सीधा सिलेबस में मेंशन है कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियां जो है उनके संदर्भ में क्या बताना है दोस्तों आपको, यहाँ पर उनकी कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, तो कुछ कल्याणकारी योजनाएं जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जा सकती है वो मैंने आपके लिए रेडी रखी है। बस आप एक बार उनको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन भी एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चलो बात करते हैं दोस्तों शिक्षा से संबंधित योजनाओं की। ठीक है, देखो, एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? 15 नवंबर 2010 को। अनुसूचित जनजातियों के जो विद्यार्थी है उनको क्या है दोस्तों, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाए, इसी बात को ध्यान में रखकर इसको शुरू की गई थी। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी विद्या योजना 20 जुलाई 2004 को प्रारंभ की गई थी। सीधा डेट पूछता है आपको, सीधे डेट यहाँ पर याद रखनी है। और किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। सीधी बात आपको यहाँ पर इतनी याद रखनी है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2007 में शुरू की गई थी। आकांक्षा योजना जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के डिंडोरी से इसको शुरू किया गया था। कहां से? डिंडोरी से इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2018 को। प्रतिभा योजना जो है 1 सितंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। यह है शिक्षा से संबंधित योजना। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक सहायता हेतु चलाई जाने वाली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए योजना है। ठीक है, देखो, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना जो हमने देखी है 6 सितंबर 2022 को इसका क्या किया गया था दोस्तों? शुभारंभ किया गया था। टांटिया मामा भील स्वरोजगार योजना जो है ये 22 मई 2013 को शुरू की गई थी। इसी प्रकार यहाँ कंफ्यूज मत होना दोस्तों, दो बिंदु है। ये है टांटिया मामा भील स्वरोजगार योजना जो कब की गई थी शुरू? 2013 में। और टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है ये दोस्तों 6 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। ये दोनों बात यहाँ पर अच्छे से याद रखना, 6 सितंबर 2022। लेकिन यदि स्वरोजगार योजना की बात करेगा तो ये 2013 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2013 में। याद रखना दोस्तों ये बिंदु भी। फिर बात करते हैं आहार अनुदान योजना, यह 23 सितंबर 2017 को जो है प्रारंभ की गई थी। ये बात भी आप याद रखना। वन धन योजना जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों 15 जुलाई 2019 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना 2010 को प्रारंभ की गई थी। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है इसमें क्या है दोस्तों, यदि कोई अनुसूचित जनजाति का बच्चा जो है 12th में अगर 80% वो बनाता है तो उसको जो है ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ आयाम है, आपको सीधी समझ में आनी चाहिए। ये आर्थिक रूप से चलाई जाने वाली योजना है और इनके जो ईयर्स है ये आपको क्या है यहाँ पर दोस्तों याद रखना है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला जो है हमारा बिंदु दोस्तों, राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने, किसने दोस्तों, राज्यपाल एवं कुलाधिपति, जो राज्यपाल रहता है वही यूनिवर्सिटी का क्या रहता है दोस्तों, कुलाधिपति रहता है। ये एक बात ये यहाँ पर याद रखना। और ये कौन है, श्री मंगू भाई पटेल। इन्होंने क्या किया दोस्तों, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, कहां पर है दोस्तों, ये जबलपुर में। इसका क्या है, इन्हें कुलपति डॉक्टर किसको नियुक्त किया है दोस्तों, मनदीप शर्मा को। ठीक है, ये कहानी तो आपको समझ में आएगी कि पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है ये जबलपुर में है। इनका नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर देख लीजिए ये है इसका फोटो। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है चिकित्सा से संबंधित विद्यालय, जगह बता दी जाती है कहाँ पर है, ऐसे मैच द कॉलम के फॉर्मेट में बता दिया जाता है। कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि यह जो है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किस जिले में अवस्थित है। तो आपको ये बिंदु भी यहाँ पर एक बार देख लेना चाहिए। तो समझ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है दोस्तों, इंदौर में। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, भोपाल में। महात्मा गांधी मेमोरियल इंदौर में है और यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, भोपाल में। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, विदिशा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, सागर में है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में, ये याद रखना। ऊपर के सब नाम आपको पता है कहां पर है, पर ये नाम जरूर याद रखना, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज। कई बार एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो हमें पता नहीं होता है, तो यहाँ पर ये याद रखना, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज कहां पर है, रीवा में। गजरा राजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में है, आप जानते हो 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। चलो ये बात तो आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला बिंदु, मध्य प्रदेश पर्यटन प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित। दोस्तों मध्य प्रदेश क्या है, पर्यटन में एक अवार्ड मिलता है, प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। इसमें क्या है, सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश ने पर्यटन को तो बढ़ावा दिया, साथ ही साथ पर्यटन के साथ साथ सतत विकास की जो अवधारणा है उसको भी साथ लेकर चला। सतत विकास की अवधारणा ये है दोस्तों कि जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित तरीके से रखने के साथ साथ अपना विकास करना। ठीक है, तो इस श्रेणी में जो है मध्य प्रदेश को क्या मिला है यहाँ पर दोस्तों, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिए। ठीक है, चलो 52वीं सलाका जनजाति चित्र प्रदर्शनी 3 अगस्त से जो है प्रारंभ हो रही है। कहानी समझना, कई बार शलाका नाम आता है सामने, समझ नहीं आता है। पहले ये सुनो, जो ये जनजाति चित्र प्रदर्शनी है कब से शुरू है, 3 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना। कहानी समझ में आई। और यहां देखना दोस्तों, आप देख रहे हो लिखनदरा प्रदर्शनी दीर्घा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय जो है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है, इसके द्वारा एक बार यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल कहाँ स्थित है, पहले ये जानकारी रखो। भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, जो चित्रकार हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी किया जाता है कि वह अपनी जो प्रदर्शनी है, जो उन्होंने चित्र बनाया है, उसका विक्रय कर पाए। उसी विक्रय वाली जो प्रदर्शनी है इसको बोलते हैं लिखनदरा प्रदर्शनी दीर्घा। तो कौन जो है दोस्तों इसका प्लेटफॉर्म रेडी करता है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। तो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय यहाँ पर क्या करेगा, लिखनदरा प्रदर्शनी दीर्घा जो है इसका आयोजन करेगा, जिसमें ये जो चित्रकार रहते हैं ये अपने चित्र को क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म ये रेडी करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, शलाका। तो शलाका 52 जो है यह इसका क्या है, आयोजन हुआ, जिसमें दोस्तों गोंड समुदाय की एक चित्रकार है जिनका नाम है सुनैना तेमाम। सुनैना तेकाम जो है, ये है सुनैना तेकाम। इन्हें जो है यह प्रदर्शनी जो है इसमें ये जो है अव्वल है, इनको ये जो है शलाका 52 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो बात समझना दोस्तों, किस जनजाति से संबंधित है, गोंड जनजाति से, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक और नाम आपकी लिस्ट में जोड़ लीजिएगा, सुनैना तेकाम का संबंध किस जनजाति से है, तो गोंड जनजाति से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये चित्रकारी से संबंधित है। और भी जो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति से संबंधित चित्रकार है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हो दुर्गाबाई व्याम,
तो बाई व्याम जो है ये डिगना चित्रकला से संबंधित है और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित 2022 में किया गया था। और ये क्या है दोस्तों, गौण चित्रकार। ठीक है, इसके साथ साथ भज्जू सिंह श्याम जो है ये भी गौण चित्रकार है, आनंद सिंह श्याम ये भी गौण चित्रकार है, और कलावती श्याम ये भी क्या है, गौण चित्रकार। दोस्तों श्याम और व्याम ये सब क्या है दोस्तों, कहाँ है, किससे संबंधित है, चित्रकारी से संबंधित है। और ये सभी किस जिले से संबंधित है दोस्तों, डिंडोरी। यदि जिले से भी प्रश्न पूछे तो आप क्या याद रखोगे, डिंडोरी। अभी आपको याद हो जाएगा कि श्याम श्याम व्याम व्याम, लेकिन एग्जाम में यकीन मानो इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है कि यह किस जिले से संबंधित है और किस क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, चित्रकारी का, और इनका जो जिला कौन सा है दोस्तों, डिंडोरी से संबंधित है। ठीक है, सारी बातें आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट कप कराटे चैंपियनशिप 2024। हाल ही में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ दोस्तों, और इसमें मध्य प्रदेश के कुल 12 खिलाड़ियों ने इसमें पदक जीता। कितने, 12 खिलाड़ियों ने इसमें क्या है दोस्तों, पदक जीता है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। अब ये यहाँ पर याद रखना, आयोजन कहाँ है इसका, नई दिल्ली। कितने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी। ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी व क्षेत्र संबंधित नहीं है, बस आपको ये याद रखना आयोजन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलो अगला दोस्तों, यहाँ पर अगर यहाँ पर कराटे अकादमी आपने देखी है तो आप मध्य प्रदेश में और भी जो खेल अकादमी है उनके बारे में भी यहाँ पर एक बार देख लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि अभी आपने एथलेटिक्स में बहुत सारे आपने देखे हैं, हमने मेडल जीते, हमने शूटिंग में मेडल जीता है दोस्तों। इसके साथ साथ अभी हमने हॉकी में भी मेडल जीत लिया है। तो ये जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि अकादमियां हैं तो इनको भी एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि प्रश्न बने तो हम यहाँ पर सही आंसर तक पहुंच जाएं। देखो मध्य प्रदेश में, देखो मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी कहाँ पर है दोस्तों, भोपाल में है, और 2016 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना भी याद रखना और इसका जिला भी याद रखना कहाँ पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर है दोस्तों, यह ग्वालियर में है, और 2006 में जो है इसको स्थापित किया गया था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी भोपाल में 2007 में। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी इंपोर्टेंट है, कहाँ है दोस्तों, भोपाल, 2007 में। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर 2010। मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी कहाँ है, जबलपुर, 2013। तीरंदाजी याद रखना दोस्तों, शूटिंग का कहाँ पर है, जबलपुर में, 2013। इसी के साथ मध्य प्रदेश मलखम अकादमी उज्जैन 2013 और महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी 2022। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर क्या करना दोस्तों, याद रखना। यहाँ से भी यदि प्रश्न बने तो आप अच्छे से जो है सही आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों बसामन मामा गो वन्य विहार कहाँ पर है, ये रीवा में स्थित है। हाल ही में रीवा में जो है इस गो अभ्यारण्य का जो है क्या दोस्तों, निर्माण किया गया। और यहाँ एक बार और समझना, जो गो वंश जो है इनका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों जो गोबर होता है, इनसे जो प्राप्त हमें गोबर होता है, इससे जो है हम ईंधन बनाएंगे और ग्रीन एनर्जी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है दोस्तों, ये रीवा में है, ये याद रखना। बसामन मामा गो वन्य विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है, क्योंकि अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न आता है। कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, लेकिन ये हाल ही में चर्चा का विषय है दोस्तों। तो रीवा में जो है यह अभ्यारण्य है, कौन सा, बसामन मामा गो वन्य विहार अभ्यारण्य, याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं दोस्तों देवास में अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन 6 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ, मतलब शुभारंभ हो चुका है दोस्तों। यहाँ बात कर रहा है 6 अगस्त भारतीय उद्यमी सम्मेलन, अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन जो है कहाँ पर, देवास में। देवास में जो है दोस्तों देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उद्यमी जो हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। वो अपने विचार यहाँ पर प्रकट करेंगे, जिससे जो है हमारे पास भी जो है उनके कॉन्सेप्ट आए और हम भी इस प्रकार की विचारधारा से काम करें और ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में उद्यम निर्मित करें और बड़े बड़े उद्योगपतियों का निर्माण करें। ठीक है, तो ये सारे बात हमें यहाँ पर क्या है, समझनी है, ये इंपॉर्टेंट थी। देवास में जो है आयोजन इसका किया गया। फिर बात करते दोस्तों मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वन्य जीव प्रेमी श्री दत्ता के निधन पर दुख व्यक्त किया। इन्होंने दोस्तों जीवन पर्यंत जो है वन संरक्षण और वन अभ्यारण्य जो है इनके संरक्षण के लिए काम किया। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों इनके संरक्षण में, वन्य और वन्य जीवों के संदर्भ में। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखकर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी ने इनके निधन पर जो है क्या है, शोक व्यक्त किया है। हम सब के लिए ये बहुत
बुरी खबर है जो ये हमारे बीच नहीं रहे। अब इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पर कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि यह जो है किस क्षेत्र से संबंधित, तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, यह जो है पर्यावरण से संबंधित थे और इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो ये सारे बिंदु जो है हमने यहाँ पर देखे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का सेशन जो है लगभग यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक का सारा करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट था और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके साथ साथ जितना भी स्टैटिक जीके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना हम कवर कर सकते थे करंट अफेयर्स के साथ में, हमने वो भी किया है। तो यह जो है तैयारी आपकी दोस्तों सिर्फ करंट अफेयर्स की नहीं है, ये जो है आप किसी भी एग्जाम की अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में तैयारी कर रहे हो तो वहां आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो ये अगर आप रेगुलर इस क्लास को देखोगे तो आपकी चेन धीरे धीरे बनती जाएगी और स्टैटिक जीके का जो लेवल है आपका, यकीन मानो दोस्तों 7 दिन भी अगर कंटिन्यू देखोगे तो कंप्लीट बहुत अच्छे से आपका जो है इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा दोस्तों और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।